नमस्कार। आज लखनऊ विश्वविद्यालय के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इस राष्ट्रीय सेमिनार में प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने मुझे आमंत्रित करके सम्मानित किया है। मैं उनका आभारी हूँ। और आज इस विश्वविद्यालय में व्याख्यान देकर या अपना अनुभव को आपसे साझा करके मैं इसलिए भी गौरवान्वित हूँ कि मेरे पिता प्रोफेसर शैलनाथ चतुर्वेदी स्मृति शेष इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे। 1954-55 में गोल्ड मेडलिस्ट थे एंशिएंट हिस्ट्री के। बाद में वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर हेड रहे। और प्रोफेसर दीक्षित जिस विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रहे, मैंने उस विश्वविद्यालय में 1 वर्ष अर्थशास्त्र विभाग में पढ़ाया भी, पुलिस सेवा में आने से पहले। तो आज संयोग है कि ये दोनों बातें हमारे साथ हो रही हैं। मैं बड़ा उत्साहित था यहाँ आने के लिए। जैसे आज 31 मार्च है, आप जानते हैं कि सरकारी विभागों में फाइनेंशियल क्लोजिंग का दिन होता है, लेकिन मैंने निश्चय किया कि मैं ज़रूर इस सेमिनार के लिए समय निकालूंगा। अभी आपने पिछले सेशन में बड़े विद्वत्तापूर्ण, मैंने तो दूसरा सेशन ही अटेंड किया, बहुत गंभीर, बहुत विद्वत्तापूर्ण आपने भाषण सुना प्रोफेसर गुप्ता का। मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मैं बहुत ही धरातल पर कोविड के टाइम के संदर्भ में जो घटा, जो चुनौतियां आई, चाहे वो रिसीविंग एंड पर आप और आपके परिवार के पास रही हों, या प्रशासन के रूप में हम लोगों के पास रही हों, समाज के सजग लोगों के सामने रही हों, हम उस संदर्भ में आपसे बात करेंगे। ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन, ये हमारा मूल बिंदु होगा आपसे बात करने का। जब ये कोविड का आउटब्रेक हुआ तो मैं लखनऊ के पड़ोस के जनपद बाराबंकी में एसपी पद पर तैनात था। कोविड का आगमन बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे सुनामी आने के बाद हम लोग वीडियोस देखते हैं। एक खुशहाल सा रिजॉर्ट समुद्र के किनारे, और कुछ ही पल में नेस्त नाबूद हो जाता है। इस तरह की जो अवधारणा है, बहुत बार जब बादल फटते हैं, कहीं बाढ़ आती है, तो जैसी विभीषिका हम वीडियोस के माध्यम से देखते हैं, कुछ वैसा ही अनुभव हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में किया। और एक भयावह सच हमारे सामने आया। पिछले सेशन में इस पर संभवतः जो लेडी प्रोफेसर थी, उन्होंने काफ़ी विस्तार से आपसे चर्चा की। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, शायद प्रोफेसर दीक्षित ने जिस कारण से मुझे बुलाया यहाँ, कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव क्या था और मेरी व्यक्तिगत पहल क्या थी इस क्षेत्र में, मैं बहुत संक्षेप में उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। और आपके प्रश्न भी आमंत्रित करूँगा कि अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो या आपको लगता हो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उसका उत्तर देने का भी प्रयास करूँगा। मैं आपसे अपने 3 इनिशिएटिव्स की बात करूँगा, और बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा ज़रूर कि अगर प्रशासन संवेदनशील है, जिसकी अपेक्षा की जाती है, तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम और प्रभावी कम्युनिकेशन के माध्यम से कैसे हम एक कठिन चीज़ को भी आसान बना सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य था। और आज यही उद्देश्य है आपके साथ साझा करने का। जब ये कोविड की त्रासदी आई भारत में, तो इसकी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई पूरे देश में। जो सबसे कठिन दौर था वो मेडिकल सेवाओं को उपलब्ध कराना, तैयार करना, क्योंकि हमारा देश
कोई भी शहर, कोई भी प्रदेश इतनी बड़ी विभीषिका के लिए तैयार नहीं था। मैं उसकी एनालिसिस में नहीं जाऊंगा, मैं उस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूं। एक जो दूसरी बड़ी समस्या थी वो हताशा की थी, अनिश्चितता की थी। और उस हताशा और अनिश्चितता और उसके पीछे बहुत से कारण थे। बेरोजगारी थी, जो लोग डेली अर्डर थे पूरे देश भर में फैले हुए, उनके सामने भुखमरी की समस्या थी, एक भय था। और आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से लगभग प्रत्येक जिले से हजारों हजार तादाद में लोग अन्य प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, चाहे वो पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दक्षिण भारत के देश हो, वहाँ लोग जाते हैं। तो एक पैनिक क्रिएट हुआ और वो भयावह दृश्य थे। लोग ठेले पर चले आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से, बंबई से, दिल्ली से, ऑटो से चले आ रहे हैं, भयावह दृश्य था। धीरे धीरे सेटल हुआ, लोग वापस अपने अपने शहरों में आए। हम उसके पहले, मेरा थोड़ा सा टेक्निकल जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है पुलिस में, इसमें पहले से रुचि रही है। मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, PhD हूँ इकोनॉमिक्स में। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी किसी मॉडल से उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करता हूँ। मैं पहले से एक ऐप विकसित कर रहा था, उस ऐप का नाम हमने दिया सहयोग ऐप, कॉपरेशन, सहयोग। उसका प्रयोजन ये था कि आप सारे लोग जानते होंगे, गांव के बैकग्राउंड से भी होंगे, शहरों से भी होंगे, कि हमारी जो पुलिस व्यवस्था होती है उसको हम बीट में बांट कर लागू करते हैं। आपने हल्के का दरोगा कौन है, हल्के का सिपाही कौन है, जो लोग गांव के लोग हैं वो जरूर जानते होंगे, या शहरी लोग जानते हैं कि हमारा भाई बीट कांस्टेबल कौन है। कोई समस्या है तो आप बीट कांस्टेबल से बताइए। तो हमारी पूरी व्यवस्था बीट में बधी हुई होती है, बटी हुई होती है। हर जिले में मान लीजिए 26 थाने हैं, हर थाने में 6-6, 8-8 बीट्स हैं, हर बीट में गांव बटे हुए हैं। बीट का प्रभारी एक उप निरीक्षक 2 स्टार का अधिकारी होता है, और जो सामान्य बीट्स होती हैं उनको हम कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल से मैन कराते हैं। एक कांस्टेबल के पास 2-3 गांव होंगे और एक बीट सब इंस्पेक्टर के पास 12 से 14 गांव होंगे। इस प्रकार का कंसल्टेशन रहता है। एक थाने में औसतन 75 से 100 गांव होते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमने उन बीट्स को डिजिटाइज कर दिया। हमारे पास जिले का मैप था, हमारे पास गांव थे, हमारे पास ग्राम सभाएं थी। हमने उसको डिजिटाइज कर दिया और उसमें जितने भी प्रकार के लोग होते हैं, एंटिटीज होती हैं, जो जिनसे पब्लिक का काम होता है, उस डेटाबेस को एंटर कर दिया। काम किसका होता है? लेखपाल का काम होता है, तहसीलदार का काम होता है। राजस्व के 2 ये प्रमुख लोग हैं। विकास के BDO होते हैं, BDO की टीम होती है। अगर राशन कार्ड बनाना है तो आपूर्ति विभाग का इंस्पेक्टर होता है। इसका पूरा डेटाबेस तैयार कर दिया। हमारा प्रयोजन ये था, हम लोग जन सुनवाई में, आपने अक्सर देखा होगा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जिलाधिकारी और SP जन सुनवाई में पर्याप्त समय दें। जन सुनवाई का मतलब होता है कि हम ऑफिस में बैठे हैं, हमारे पास एक आदमी आता है, अपनी समस्या बताता है। साहब हम रामपुर खुर्द के रहने वाले हैं, हमारे पड़ोस में रामविलास रहते हैं, उन्होंने हमारे घर के सामने अवैध रूप से नाली खोद दी है जिससे हमारे घर का पानी रुक रहा है। एक बेसिक समस्या लेकर आया। इसी प्रकार की समस्याएं होती हैं। हमारे वो सारे के सामने अपने जानवर बांध देते हैं, समस्या हो गई। आम आदमी की समस्या है। तो इस हिसाब से हमने क्या किया कि ये ऐप हमने विकसित किया। हमारे पास एक आदमी आया और उसने कहा कि साहब हमारी ये समस्या है। हमने सिंपली, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको होगा। हमने क्या किया कि क्योंकि हमारे पास पूरे जनपद का डेटा है हमारे पास। अब उसने कहा रामपुर खुर्द, मान लीजिए कि उसने हमें बताया कि हम इस गांव के रहने वाले हैं,
हमने सिंपली इस ऐप में जाकर रामपुर खुर्द सर्च किया, रामपुर खुर्द निकल कर आया तो हमको वहाँ के बीट कांस्टेबल का नाम मालूम पड़ गया। इस ऐप में अपने आप उसका नाम आ गया, नंबर आ गया, सब इंस्पेक्टर का नाम नंबर आ गया। हमने उसको कॉल किया, हमने टच किया स्क्रीन से, कॉल किया, हमने कहा कि हमारे पास फलाने गांव के फलाने आए हुए हैं और इनका कहना है कि रामविलास ने इनके घर के सामने नाली खोद दी है। हमारा अपना अनुभव था कि 60% मामले में हमारे आदमी को गांव के ये विवाद मालूम होते थे और वो बताता था कि नहीं साहब ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इनका दरवाजा सामने दूसरी ओर है, रामविलास ने नाली अपने घर के पीछे खोदी है, उसका इनसे कोई मतलब नहीं। तो अब बताइए, रामविलास हमारे सामने खड़े हुए हैं और उनके सामने उसने कहा कि सर मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ, मैं जांच में गया था, मैंने एक वीडियो बना दिया था। अब रामविलास लाजवाब हो गए और अगर उनकी बात सही है तो मैंने वायरलेस पर ही इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं, इनका काम अगर सही है तो 2 दिन के अंदर इनका काम करके कंप्लायंस रिपोर्ट हमारे पास आ जानी चाहिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हम गवर्नेंस की बात करते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, कि अगर हम टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे इफेक्टिवली कर सकते हैं। और यही समय था जब ये पैंडेमिक के मारे हुए प्रवासी माइग्रेंट्स, रिवर्स माइग्रेशन जिसको कहा, वो लोग वापस आए, हमारे यहाँ जनपद में वापस आए। बाराबंकी के फिगर की अगर हम बात करें तो लगभग 63,000 लोग वापस आए हमारे जनपद में, बाराबंकी में, अलग अलग थानों के रहने वाले। हमने इसी ऐप में एक दूसरा पार्ट डेवलप करा दिया। आप ध्यान से सुनेंगे, आपको लगेगा कि अगर प्रशासन में आपको आगे मौका मिलेगा प्रशासनिक सेवाओं में जाने का, तो आप कैसे छोटे छोटे इनिशिएटिव से कितना बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। इस ऐप का दूसरा पार्ट हमने बनाया। जो 63,000 लोग हमारे यहाँ आए, उनको हमने राहत विभाग, जो उत्तर प्रदेश का राहत विभाग है, उसके पास उनका बेसिक डेटा था, डेटा शीट थी, जो सरकार उनको मदद कर रही थी, राशन दे रही थी, तमाम सुविधाएं आने का साधन दे रही थी, तो उनके पास डेटा था। अलग अलग राज्यों से, महाराष्ट्र में यूपी की डेस्क बनी हुई है, वहाँ उसने कहा कि मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ, वो इनपुट इस डेटा में आ गया। तो इस 63,000 डेटा को मंगा के, क्योंकि इसमें थाना नहीं लिखा हुआ था, इसमें तहसील और गाँव लिखा हुआ था, ब्लॉक लिखा हुआ था, हमने अपने यहाँ 11 लोगों की टीम बनाई और 5 दिन मेहनत की। उन लड़के लड़कियों ने, जो हमारे कांस्टेबल्स थे, और उन्होंने उसको सेग्रीगेट कर दिया थानावार। हमने इस ऐप से उसको जोड़ दिया। अब क्या हुआ कि जो माइग्रेंट आया था उसके पास एक SMS चला गया कि आपका बीट सब इंस्पेक्टर और बीट SI और डायल 112 की ये गाड़ी है आपके गांव की। और हमारा जो बीट SI और कांस्टेबल था, उसके पास मैसेज चला गया कि आपके बीट में इतने प्रवासी आए हैं। ये डायनेमिक डेटा था, बढ़ता रहा बराबर। ये लोग आपके यहाँ आए, आप जब बीट में जाएं तो इन लोगों से बात करें, इनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान दें। अब मैं आपसे बात करता हूँ इनकी समस्याएं क्या हैं। हमारे अनुसार इनकी 3 बड़े चैलेंजेस पुलिस के सामने थे। पहला चैलेंज ये था कि पहले जब ये लोग आते थे, कमा के होली, दिवाली, ईद, बकरीद पर आते थे, तो गांव में इनका बड़ा स्वागत होता था। चाचा आए हैं, मुन्नू के लिए कुछ सामान लाए। लेकिन इस बार जब चाचा आए तो अपनी बरसाती पन्नी बंबई से सब लपेट कर लाए, तो इनका स्वागत नहीं हुआ गांव में, इनको बर्डन की तरह देखा गया। घर में बंटवारे की नौबत आई, घर की महिलाओं में विवाद हुआ, बच्चों को लेकर छोटे छोटे विवाद हुए। हमारा उसारा किधर खुलेगा, हमें मकान में कौन सा हिस्सा मिलेगा, ये पहला विवाद था। और ये विवाद जब देखे नहीं जाते समय से, तो इसी में हत्या तक हो जाती है, हत्या का प्रयास तक हो जाता है, तो पुलिस के लिए गंभीर बात होती है। एक दूसरी बड़ा चैलेंज था कि ये अपने साथ जो भी कमाई लाए थे, उस कमाई के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, साइबर क्राइम ना हो जाए, कोई टप्पेबाजी ना हो जाए। एक दूसरा चैलेंज ये था पुलिस के सामने। और तीसरा एक और चैलेंज था जिसकी ओर शायद आपका ध्यान न जाए, आपका अनुभव नहीं है अभी अपराध और अपराधियों के साथ का, कि जो पेशेवर अपराधी होता है वो एक बड़े भोले भाले लोगों को, चाहे वो माफिया की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, अजीत सिंह की बात करें, किसी की भी बात करें, तो उसका तरीका होता है कि वो भोले भाले लोगों को अपने ग्लैमर से अट्रैक्ट करता है।
गाड़ी में बैठे आगे बंदूक, अवैध असला है, बच्चे को नहीं मालूम है अवैध है कि वैध है, अवैध असला लेके सामने बैठा हुआ है। तो अपराधी क्या करता है कि ऐसे यंग लड़कों को टैप करता है। तो हमारा भय ये था कि ये लड़के वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट में काम करता था, कोई टायर की दुकान पे काम करता था, और इस समय पैसे से परेशान हैं ये बच्चे यहाँ आए, और ऐसा ना हो कि कोई लुटेरा चेन स्नैचर इनसे कहे कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है, बढ़िया स्पीड में मोटरसाइकिल चलानी है, बाकी काम तो हम कर लेंगे। तो ये भटक न जाए, रात में चोरी के लिए जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सेंध नहीं लगानी, अंदर नहीं जाना, तुमको बाहर देखना है कि अगर कोई आता है तो हल्की सी सीटी मार देनी है, और कुछ नहीं करना तुमको। तो हमारा ये भय था। तो एक रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस के तहत हमने इस सहयोग ऐप से इसको जोड़ा और इनको मैसेजेस भेजने शुरू किए। अगर आपका विवाद है तो आपके बीट एसआई और हॉस्पिटल का ये नंबर है, आप तत्काल उनको बताइए, घर में झगड़ा मत कीजिए। अगर आप पैसा कमा के लाए हैं तो उसे सुरक्षित बैंक में रखिए या सुरक्षित निवेश में रखिए, किसी की धोखाधड़ी में ना आइए। ये इंटरैक्टिव हो गया। हमने उनको सुझाव दिया कि हो सकता है कि कोई अपराधी वृत्ति का व्यक्ति आपको साथ लेकर अपराध करना चाहे, आप इससे बचिए। और अगला स्टेप हमने दूसरा लिया। देखिए मैं एक शीट भी लाया हूँ आपको हल्का सा उसका एक फील देने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि मैं जो बात कह रहा हूँ आपको लगे कि हवा हवाई बात है, इसमें तथ्य नहीं है, इसलिए मैं एक शीट भी लाया। देखिए हमने इस तरह की शीट बनाई गांव वार। इसमें क्या है, नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर, शिक्षा, कहाँ काम करते थे, जहाँ से ये आए वहाँ कहाँ काम करते थे, वर्क एक्सपीरियंस कितने दिनों का है और क्या काम करते थे, कढ़ाई का काम करते थे, कपड़ा उद्योग में काम करते थे, कपड़ा पेंटिंग का काम करते थे, जरी की कढ़ाई का काम, सब बटे हुए जरी का काम करते थे, धागा बनाने का काम करते थे, सिलाई, मजदूरी, सब्जी बेचने का काम, होटल में काम, ये सारा बटा हुआ है। हमने क्या किया कि जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकार में से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, उस समय वो बहुत सक्रिय थी। इसके अलावा जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, लखनऊ, बाराबंकी, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर संपर्क करके इनके इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज कराए। ये डेटा शीट थी हमारे पास, इसको हमने फिल्टर लगा के छांट लिया। लखनऊ में जो टैक्सी एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट से बात की कि भाई तुमको ड्राइवर चाहिए, बम्बई में गाड़ी चलाने वाला आदमी है, बेहतरीन गाड़ी चलाएगा, लखनऊ में 15-16 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलेगी इसे। बहुत से लोगों को इस तरह से एम्प्लॉय कराया। एक गुडविल अर्न की गवर्नमेंट के बिहाफ पर, पुलिस के लिए गुडविल अर्न की। तो ये एक पैंडेमिक के टाइम पर एक इनिशिएटिव था जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। आप इस पर अगर कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो अभी हम लोग बात पूरी कर लें, उसके बाद आप इस पर सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं एक दूसरे पक्ष की बात करता हूँ संक्षेप में, और फिर आखिरी एक विषय पर बात करूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक और इनिशिएटिव हमने लिया। हमारे पास जो आदमी आता है जन सुनवाई में, बहुत बार वो जानता नहीं कि इस काम के लिए कहाँ जाना है, क्योंकि पुलिस एक विजिबल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्दी पहने हुए आदमी बैठा है, एक निश्चित समय पर उपलब्ध है। तो आदमी हमारे पास आता है जिसका हमसे कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब किससे है? किसी अपराध से है, लॉ एंड ऑर्डर से है, बंदोबस्त से है। हमारे 3 बेसिक काम हैं। लेकिन हमारे पास तरह तरह की चीज़ों के लिए आदमी, हम साहब वो सरकारी अस्पताल में गए थे अपनी भेड़िया को लेकर, मतलब बकरी को लेकर, बकरिया को लेकर, वो साहब डॉक्टर साहब इलाज नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई मतलब नहीं है इससे। अगर मतलब है भी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हो सकता है कि वो सीवीओ से कहे कि भाई आपके यहाँ डॉक्टर्स क्यों नहीं समय से बैठते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ ऐसी आती हैं जिसका हमसे सीधा मतलब नहीं है। और कोविड टाइम में आपको याद होगा कि सारे इंटरेक्शंस बंद हो गए थे, बड़ी मुश्किल से खुले थे। आदमी, मुझे बड़ी दुख और दया आती है कि एक आदमी जिले के कोने से आता है तमाम खर्चे कर कर, और वो सही जगह पर नहीं पहुँच पाता। मैं एक छोटी सी पहल की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की, अपने ऑफिस के लोगों को मोटिवेट किया कि भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। हमने अपने ऑफिस के बाहर डेस्क बनवा दी। एक आदमी आया, साहब हमारी लेखपाल साहब नपाई नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर हो गया है, नपाई नहीं कर रहे हैं।
गांव के आप सारे जो गांव के रहने वाले, बड़ी सामान्य समस्या है। हदबंदी नहीं हो रही है, हदबरारी नहीं हो रही है। 3 भाइयों के शामिल खाता है, हम बेच नहीं पा रहे हैं जगह अपनी, क्योंकि हदबदारी नहीं हुई है। हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा है। हमारे पास एक महिला आई, उसने कहा साहब हम अपनी बहू से बहुत तंग हैं। आप लोग सुनते हैं जनता की समस्या है, हम बहुत त्रस्त हैं साहब, हम क्या बताएं साहब, हम ऐसा पछता रहे हैं साहब। हमने कहा क्या परेशानी है, तो साहब खाना नहीं देती है। अब तो भाई आप तो अभी इतनी वृद्ध नहीं है, आप खाना अपना बना सकती हैं, एक किचन अलग कर लीजिए घर में। अरे साहब इलाजो नहीं कराती है हमारा। तो हमने देखिए जैसे उसने कहा तो हमको एक पॉइंट मिल गया बात करने का। हमने कहा आपका आयुष्मान कार्ड बना है? भैया ये कहाँ होते? तो हमने बताया भाई सरकार आयुष्मान कार्ड अगर आप बना लें तो किसी भी सरकारी अस्पताल या कुछ प्राइवेट अस्पताल में 1 साल में 5 लाख रुपए तक का आप इलाज करा सकते हैं। ये गैप है। अतिक्रमण की शिकायतें आती हैं पुलिस के पास, काम उसका नगर पालिका का है बेसिकली। हमने क्या किया कि अपने ऑफिस में जो जन सुनवाई के पीक डेज होते हैं, हफ्ते में 3 दिन नॉर्मली हम लोग मानते हैं, सोमवार पीक डे होता है, बुधवार पीक डे होता है, शुक्रवार पीक डे होता है। हमने इन 3 दिनों के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करके वहां पर अपने ऑफिस में इनकी डेस्क लगवा दी। हमारे पास आदमी आया, जैसे ये महिला आई, हमने हेल्थ वाले से कहा कि इसका आयुष्मान के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्यूटर दे दिए, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। गांव का आदमी भी आधार लेकर आजकल चलता ही चलता है। उसका हमने रजिस्ट्रेशन कराया और उसकी मतलब एक समाधान उसे मिल गया। अतिक्रमण वाला है, आरटीओ वाला है, आपूर्ति वाला है, जिसका हमारा सीधा मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारे ऑफिस तक आ गया है, अब हम उसे कहेंगे नहीं अब तुम फलानी जगह चले जाओ, विकास भवन चले जाओ इस काम के लिए, पता नहीं पहुंचेगा नहीं पहुंच पाएगा। तो उसका काम एक विंडो से हो जाए, जो सिंगल विंडो डिस्पोजल है। और हमने यही ऑफर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दिया कि आप अपने यहाँ एक पुलिस की डेस्क बना दीजिए। आपके यहाँ जो आदमी आता है कि हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है, हमारी FIR के बाद अरेस्ट नहीं हो रही है, हमारा मेडिकल नहीं हो रहा है, हमारी विवेचना त्रुटि नहीं हो रही है, आप मार्क मत कीजिए, आप बाहर हमारे डेस्क का आदमी बैठा हुआ है, उसको वो एप्लीकेशन दे दीजिए। तो जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो हमारा आज का विषय भी है गुड गवर्नेंस का, कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी है, उसमें हम जरूर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इस दूसरे जो इनिशिएटिव है कोविड के दौरान, इससे परिचित कराना चाहता था। और अंत में एक विषय जो एक प्रकार से हमारी और बाराबंकी पुलिस की पहचान बन गया है, मैं उसके विषय में थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। बाराबंकी जनपद मादक पदार्थ और नशीले पदार्थ के लिए बदनाम है, पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है, और मादक पदार्थों के लिए पूरे हिंदुस्तान में और अवैध शराब के लिए इस अवध प्रांत में बदनाम है। उसके कोई भी और तमाम कारण हैं, उसके मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा। और जो भी एसपी वहाँ तैनात होता है, उसके लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि हम इन 2 चीज़ों को कंटेन करके रखें, रोक कर रखें, कोई हुश ट्रेजिडी न हो। सरकार की और जिला प्रशासन की बड़ी बदनामी होती है। हमने एक बड़ा सिंपल सा मॉडल अप्लाई किया आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रॉब्लम एरिया की सीवियरिटी कहाँ पर ज़्यादा है। हमने ये देखा पिछले 5 साल में कि सबसे ज़्यादा बरामदगी कहाँ हुई, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ अरेस्ट हुए और कहाँ सबसे ज़्यादा बार बरामदगी हुई। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व एंड क्वांटिटी, इन 3 के आधार पर हमने चिन्हित किया कि क्या हमारे प्रायोरिटी एरिया है, कहाँ हमको पहले काम करना चाहिए। और उन जो पहले 7 जगह हमने आइडेंटिफाई की, उन 7 में जो सबसे कठिन थी, सबसे दूर थी, सबसे दुरूह थी पहुंचने में, मेन रोड से सबसे ज़्यादा दूर थी, उसको हमने खुद चुना उस पर काम करने के लिए। और वो गांव है चैनपुरवा। आप सोशल मीडिया पर बस चैनपुरवा डालेंगे तो आपको दर्जनों स्टोरीज आ जाएंगी, वीडियोस आ जाएंगी। मैं अभी एक छोटा सा वीडियो आपके सामने शेयर भी करूंगा
WHO ने अभी 3 महीने पहले बनाया है एक फिल्म, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है उस पर। मैं सर की अनुमति होगी तो एक छोटा सा वो आपको दिखाना चाहूँगा। हमें जब मालूम पड़ा कि उस गांव में 125 परिवार हैं, उनमें से 123 परिवार अवैध शराब बनाते हैं। केवल 2 परिवार हैं, एक टेलर का परिवार, एक लोहार का परिवार है जो इस धंधे में नहीं है। 32 विधवाएं हैं उस गांव में, यंग वुमेन, 30-32 साल की लड़कियां, उन्होंने अपने पतियों को खो दिया इस अवैध शराब के कारण। और जो पुरुष बचे हैं वो किसी काबिल नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकते, मेरी की तरह पड़े रहते हैं, एडिक्ट हो गए हैं। हमने एक पुलिस की चौपाल लगाई गांव में। उस चौपाल के माध्यम से पहले से उसे सूचना दी थी आसपास के गांव में, और हमने वहां पर चौपाल लगाने के बाद वहां की महिलाओं को बोलने का अवसर दिया कि वो खुद एसेस करें कि ये समस्या क्यों इतनी गंभीर है और क्या इसका समाधान है। तो उसका नक्शल में मतलब ये निकला कि हम इस दलदल में फंसे हुए हैं और अब हम इससे निकल नहीं सकते। स्थिति ये हो गई थी कि गांव की लड़कियों की शादी कहीं बाहर नहीं होती थी और बाहर वाले उस गांव में कोई लड़की नहीं देता था। इतना बदनाम हो गया था गांव। मारपीट, FIR, रोज पुलिस का जाना। सब लोगों की बात सुनने के बाद मैंने उनसे बात की। मैं सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री SS सुब्बाराव का डिसाइपल हूँ, शिष्य हूँ। बड़ी आस्था के साथ सामाजिक काम करने का प्रयास करता हूँ। मेरे पिता ने संस्कार दिए मुझे खुद अपने विद्यार्थी जीवन में उनके कैंप्स और अटेंड करने का मौका मिला, और पुलिस सेवा में आने के बाद 2 अंतर्राष्ट्रीय शिविर मैंने ऑर्गेनाइज कराए, एक महोबा में, एक लखनऊ में। आशियाना क्षेत्र के आप लोगों में से जो लोग रहने वाले होंगे, जो स्वर्ण जयंती पार्क है आशियाना में, खजाना चौराहे के पास, उसका प्लांटेशन सुब्बाराव जी के कैंप के माध्यम से किया गया है, जो आज बड़ा घना जंगल है वहाँ पर। हमने लोगों को प्रोत्साहित किया। हमने कहा कि सुब्बाराव ने 1973 में बिहार के डकैतों का आत्मसमर्पण कराया, जो बड़ा जघन्य अपराध कर रहे थे, आदमी की जान लेते थे, लूटते थे, व्यभिचार करते थे। आप तो ऐसा कुछ बहुत गंभीर अपराध नहीं कर रहे हैं, भटके हुए हैं। एक बार हमारे साथ चलकर देखिए। मैंने कहा देखिए, मैं तो पुलिस अधिकारी हूं, आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, मदद का हाथ बढ़ाऊंगा, और अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर हमारे पास तो उपाय है, गांव को घेर कर पिटवाऊंगा। दोनों उपाय हैं हमारे पास। तो आज हम आए हैं आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, दोस्ती का हाथ मांगने के लिए। मैं जब चलने लगा, शायद मैं समझता हूं कि हमारे इस पूरे प्रयास का ये टर्निंग पॉइंट था, ये घटना जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। जब मैं चलने लगा, बड़ा अच्छा माहौल बन गया था। लोगों ने कहा नहीं साहब, हम आपके साथ हैं और हम बदलाव लाएंगे और इस काम को छोड़ेंगे। एक महिला अपने 2 छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए आई सामने, बाइक लिया उसने, और उसने कहा कि सर आपकी बात हमें बड़ी अच्छी लग रही थी सुनने में। 15-16 मिनट से हम सुन रहे थे पिछले, हमें ऐसा लग रहा था कि हम सपना देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। जैसा आप सोच के जा रहे हैं परिवर्तन, ऐसा कुछ भी होगा नहीं। आप अभी गाड़ी में बैठिएगा, अपने घर चले जाइएगा, हम लोग अपने गांव में जाएंगे और किसी का गुड़ खदकाएंगे। जो देसी शराब होती है गुड़ से बनती है, गुड़ खदका के शीरा बनता है, जमीन में गाड़ते हैं, फर्मेंटेशन होता है, वही देसी शराब होती है मोटे तौर पर। उसने कहा हमारा एक बच्चा बीमार है, अभी महाजन से 200 रुपये उधार लेके आई हूँ, और अभी से गुड़ चढ़ाऊंगी, रात 11 बजे तक खदकाऊंगी तो 60 रुपये हमको मिलेगा। उसी का चावल और सब्जी खरीदूंगी, बच्चों को बना के खिलाऊंगी, नहीं तो भूखे सो जाएंगे। मैंने उत्तर में अपने जेब से पर्स निकाला और इन फुल पब्लिक व्यू उसको 1000 रुपये दिए। हमने कहा तुम्हारी गणित के हिसाब से
60 रुपए के हिसाब से 10 दिन का पैसा हो गया, 200 रुपये महाजन के वापस कर दो, फिर भी तुम्हारे पास 400 रुपये बचता है बच्चे की दवा के लिए। बताओ गुड़ चढ़ाओगी? वो निरंतर हो गई, बढ़िया नहीं सर, अब मैं गुड़ नहीं सर। और शायद वही टर्निंग पॉइंट। और मैंने एक बात और कही, मैंने कहा कि 4 दिन के अंदर तुम्हारे गांव में आऊंगा। देखिए मेरे रोए खड़े हुए, मैं इतना जुड़ा हुआ हूँ इस अभियान से। मैंने कहा 4 दिन के अंदर तुम्हारे गांव में आऊंगा दोबारा, और तुमको इज्जत के साथ 60 रुपए से ज्यादा कमाने का साधन देकर जाऊंगा। तुमको इस दलदल में नहीं उतरने दूंगा अगर हमारी दोस्ती का हाथ पकड़ के रखोगे। ऐसा चमत्कार हुआ उस गांव में। सहयोग मिला, लोगों का विश्वास मिला, और आज चैनपुरवा एक खुशहाल गांव है। वहाँ के बच्चे, पता नहीं आप में से किसी को ध्यान है कि नहीं, अभी दिवाली के दौरान लखनऊ में जितने भी बड़े मेले हुए, आपको ध्यान होगा, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खादी महोत्सव लगा था उस दौरान, दीपावली के दौरान। संत गाडगे के लॉन में माटी महोत्सव लगा था। गोमती के तट पर नगर निगम का दिवाली मेला लगा था। अगर आप लोग गए हो वहाँ, तो हमारे स्टॉल्स वहाँ पर थे। मधुमक्खी के वैक्स के दिए वहाँ इन स्टॉल्स पर थे। हमने उनको छोटे छोटे काम दिए। हमारी बहनें और माताएं जो बिंदी लगाती हैं, ये कैसे मार्केट में आती है? हजार बिंदी के पेपर होते हैं, हजार अलग अलग रंग की, गुलाबी, नीली, पीली, लाल, ऑरेंज, हर तरह की बिंदी। और आपको एक छोटे से शैशे में मिलता है। बाजार में जाती हैं तो सेलोफिन लगा हुआ एक छोटा सा पैक होता है, जिसमें 30 नॉर्मली बिंदियाँ होती हैं महीने भर के हिसाब से। हमने कानपुर के उद्योगपति से बात की जो बड़े स्तर पर ये काम करते हैं। हमने उनको कहा कि हमारे गांव के लिए आप ये दे दीजिए, वो बना देंगी, इसको ट्रेनिंग दे दीजिए उनको, और आप बाई बैक कर लीजिए उनको। 20-25 पैसे लेबर के पर पैकेट जो आप देना चाहें, 50 पैसे वो आप दे दीजिए। मिठाई के डब्बे बनाने की ट्रेनिंग दे दी। मिठाई का डब्बा एक ऐसी चीज़ है, छोटे छोटे गांव के ढाबे से लेकर और वो 56 भोग और मधुरमा तक बिकता है। क्वालिटी पे डिपेंड करता है। हमने उनको बाराबंकी जिले का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो भारत सरकार की योजना है कि हर जिले का एक उद्योग हो, तो जो हमारा बाराबंकी जनपद है उसका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्टोल है। महिलाएं जो दुपट्टा, बहुत सी बहनें यहाँ ओढ़े हुए हैं, दुपट्टे के एंड पर आपने देखा होगा झालर होती है उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। वो बड़ा लेबर इंटेंसिव काम है। कपड़ा होता है प्लेन और बाद में झालर होती है। तो हमने कुछ बड़े एक्सपोर्टर से बात की वहाँ बाराबंकी में, जिनका माल फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज और सऊदी अरब जाता है, बड़े व्यवसायी हैं। उनसे बात की कि भाई हम एक काम ये कर रहे हैं, इसमें आप इतना सहयोग कीजिए कि आप अपना वाइट पार्ट जो बिना डाई किया होता है आप भेजिए, हमारे यहाँ ट्रेनिंग दे दीजिए, और ये महिलाएं लड़कियाँ गांठें बना दें उसकी, आप उनको लेबर दे दीजिए। 2 रुपये प्रति पीस उन्होंने देना शुरू कर दिया। जो आदमी थोड़ा सा ट्रेन हो गया, दिन भर में उसने 30, 35, 40 बना दिए, तो 100 रुपये उसको मिल गए इस चीज़ के। एक घर में महिला है, उसकी बेटी है, 2 बहुएँ हैं या 1 बहू है, तीनों उन्होंने मिल के किया, तो आमदनी 300 रुपये पर डे तक भी पहुँच गई, जो पहले 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये हुआ करती थी। एक परिवर्तन आया। और हमने, लेकिन हमारा प्रयोजन केवल ये नहीं था, हमारा प्रयोजन था उनको स्वावलंबी बनाना, कैसे वो आगे बढ़ें, वो गैप्स कैसे हम ब्रिज करें। और हम आज के विषय को इससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे, जो हमें विषय दिया गया कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये क्यों नहीं हो पाती। हमने 14 योजनाएं आइडेंटिफाई की, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इनमें अधिकांश के नाम से आप परिचित होंगे, अखबारों में पढ़ा होगा या आपके लाभार्थी होंगे। राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, विकलांगता कार्ड, दुर्भाग्य से अगर कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग कार्ड, दिव्यांगता पेंशन, विधवा पेंशन,
वृद्धावस्था पेंशन, मातृत्व लाभ योजना, शादी सगुन योजना, उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर वाली, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, बिजली कनेक्शन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये तो मैंने ऐसे ही आपको 14 योजनाएं बताई। अब होता क्या है कि गांव के आदमी को इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अगर सुना भी उसने तो इसका लाभ कैसे मिलना है ये नहीं मालूम। उधर जो सरकारी विभाग है, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगाता, लेकिन जब आदमी अपनी नौकरी को नौकरी समझने लगता है तो उसका उत्साह कम हो जाता है। जब तक उसको सर्विस नहीं समझता, उसको ये सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि शाम को हम घर जाएं तो हमको ये सेटिस्फेक्शन हो कि हमने भाई 20 लोगों का राशन कार्ड इनिशिएट किया, 20 लोगों को हमने सरकार की सुविधा उपलब्ध कराई। ये जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आता, फिर वो नौकरी बन जाती है, टालम टोल हो जाती है। हमने इन योजनाओं को चिन्हित किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीडीओ से बात करके गांव में कैंप्स लगाए और जो उचित लाभार्थी हैं उनको सैचुरेट करने का प्रयास किया। एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और हम सच कहें तो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होने के कारण कह सकते हैं कि आज जो विकास में गैप है, लैप्स हैं, जो हमारे अच्छे सुविचारित जो राजनीतिज्ञ हैं वो जैसा चाहते हैं परिवर्तन वो नहीं हो पा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास उस गैप को ब्रिज करने का मैकेनिज्म नहीं है। और इसका मैकेनिज्म एनजीओ के लोग बन सकते हैं, हमारे युवा बन सकते हैं, हमारे अपने गांव में रहने वाले सुबुद्ध लोग, रिटायर्ड लोग बन सकते हैं जो इस गैप को फिल करें। और हम ये प्रयास कर रहे हैं तमाम एनजीओ को जोड़ने का। हम सारा काम खुद नहीं करते। जैसे आपने बहुत से एनजीओ के बारे में सुना होगा। अच्छा, प्रसंगवश इसका नाम, इस मिशन का नाम हमने दिया मिशन कायाकल्प, और एक एनजीओ रजिस्टर कर दिया जिसका नाम दिया चैनपुरवा कायाकल्प फाउंडेशन। एक रजिस्टर्ड संस्था है जो ये काम कर रही है। हमने वहाँ के लोगों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित किया। बहुत छोटी सी जगह में मधुमक्खी के डब्बे रखकर सरकार की योजनाएं हैं जिनका लाभ लेते हुए हम, ये देखिए भारत सरकार की योजना है हनी मिशन। दुर्भाग्य 4000 करोड़ का बजट है इसका भारत के लिए। दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में केवल इसका लाभ लिया गया, जिसमें बाराबंकी एक है, क्योंकि हमने भारत सरकार में सचिव स्तर पर बात की, अपने जिले का नाम ऐड कराया। इसमें सब्सिडी मिलती है। ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन फोल्डर है। इसमें तमाम योजनाओं के बारे में बड़े सिंपल वर्ड्स में दिया हुआ है। गांव में जो योग्य व्यक्ति है उसमें एक एक व्यक्ति की कोचिंग की, सामने बैठा के उनसे बात की। ये श्रम विभाग की योजनाएं हैं। गांव में सामान्य आदमी जानता ही नहीं इनके बारे में। हमने लोगों को इसके बारे में परिचित कराया। जो विज्ञ है, जो अनुभवी है, उसको इससे जोड़ा। और मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि आपको ऐसा न लगे कि ये बातें सारी हवा हवाई हैं। इसलिए फिर से आपको 2 पत्रक दिखा के अपनी बात समाप्त करूँगा। हर गांव का एक प्रोफाइल है। जो गांव हमने चुना काम करने के लिए, उसका जैसे आप रिसर्च करते हैं उस तरीके से। और मैं पीएचडी हूँ, मेरा विषय एम्पिरिकल स्टडी से संबंधित था, सर्वे से संबंधित था। तो हर गांव का जहाँ भी हमने काम किया, अगर हमने टिकरा मुर्तज़ा में काम किया तो आप देखेंगे कि यहाँ के हर व्यक्ति का हमारे पास विवरण है। उसके पास पक्का मकान है, कहाँ तक शिक्षित है। जो आप किसी भी मॉडल को बनाने के लिए आपके पास जिन हेड्स की आवश्यकता होती है, आप देखिए इसमें दिया हुआ है, नाम है, उनकी जाति है, आधार। जाति हम इसलिए केवल लेते हैं कि हम उसको वो काम दें जो वो आसानी से स्वीकार कर ले। हमारे पास मल्लाह है, हम अगर मछली पालन का काम उसे देंगे तो उसके लिए आसान होगा। इसलिए जाति का कुम्हार है तो आजकल इलेक्ट्रिक शाक की योजना भारत सरकार की है, वो हम देंगे तो आसान होगा उसके लिए। हमारे पास कच्चा हाउस है, पक्का हाउस है, अर्निंग मेंबर कितने हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है या नहीं, राशन कार्ड है कि नहीं, सीनियर सिटीजन पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है,
कितने मेल कितने फीमेल चाइल्ड हैं, कहाँ तक पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर गाड़ी है तो क्या गाड़ी है, उनके पास अगर विधवा पेंशन है, अगर विधवा है दुर्भाग्य से तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये सारा डेटा शीट हर गांव में हर व्यक्ति का हमारे पास बना हुआ है। और आपको ये भी बताऊं कि उत्तर प्रदेश शासन की जो वेबसाइट्स है विभिन्न विभागों की, समाज कल्याण विभाग की, तो हम उस साइट पर जाकर बड़े आराम से देख सकते हैं कि इस गांव में कितने लाभार्थी हैं। तो जो बता रहा है गांव वाला और जो डेटा सरकार का है, दोनों को मैच करके जो गैप है उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। कोविड के दौरान भी किया, उस गांव में बहुत सा सहयोग पहुंचाया वहां पर, और उसके बाद फिर लगातार उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज ये विषय ऐसा है जिसमें बहुत जितना भी समय दिया जाए कम है, लेकिन समय की सीमा है और मेरे लिए भी आज महत्वपूर्ण दिवस है। आज बजट का आखिरी दिन है। मैं दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी मैंने आपसे कहा कि जो नौकरी को नौकरी समझ लेता है वो पैशन खत्म हो जाता है। तो मेरा अपना अनुभव जो समाज में है, जो सरकारी सेवा का है, उसमें हमें लगता है कि हमारा जीवन, आप सारे युवा हैं इस कक्ष में, हमारा जो जीवन है वो 4 अवयवों के आसपास घूमता है। उसमें पहला अवयव है, पहला घटक है, पहला इंग्रेडिएंट है कल्चर एंड एजुकेशन। हमारी अपब्रिंगिंग कैसी रही, हमारी शिक्षा कैसी रही, अलग अलग हो सकती है सबकी। मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं आपको एक सोचने का मंत्र दे रहा हूं कि एक घटक होता है कि हमारा कल्चर और एजुकेशन कैसा है, दूसरा होता है हमारी सोसाइटी कैसी है, जिस समाज में हम इंटरैक्ट करते हैं वो कैसी है, हमें कैसे वैल्यू सिस्टम उसने दिए हैं, कैसे ग्रूम किया है। और तीसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण घटक हमारे जीवन का होता है हमारा प्रोफेशन। एक तो हम रूटीन वर्क करते हैं, किसी में है, आप पुलिस में है, कोई बैंक में होगा, कोई पीडब्ल्यू में होगा, एक रूटीन काम करते हैं अपने प्रोफेशन का। और दूसरा हम उसमें ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, हम उसमें एक वर्क कल्चर पैदा करते हैं उस संगठन में, वो हमारा प्रोफेशन का एस्पेक्ट है। और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है पैशन। हमारा पैशन क्या है? काम भी पैशन हो सकता है, काम के अतिरिक्त भी पैशन हो सकता है। तो कल्चर, सोसाइटी, प्रोफेशन और पैशन, मेरा अपना मानना है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में इनमें से केवल 2 चीजें प्रखर हो जाएं, खिल जाएं, खिलखिला उठें, तो न केवल उसका जीवन बड़ा सार्थक हो जाता है, बड़ा ऊर्जावान हो जाता है, बल्कि उसके आसपास की जो व्यवस्था है वो भी चमक जाती है, वो भी पूरी तरीके से निखार आ जाता है उसमें। जो भी उसके आसपास होगा वो अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेगा। और अंत में आज वेलफेयर स्टेट और आधुनिक प्रशासनिक सिद्धांत की बहुत सी बात हुई। मैं तो एक इतिहासज्ञ का पुत्र हूँ, इसलिए इतिहास के दृष्टि से इसको देखने का प्रयास करता हूँ। 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने शिलालेख पर लिखवाया, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, कलाणम दुकरम, कलाणम दुकरम, कल्याण का कार्य करना कठिन होता है। ये 2300 साल पहले सम्राट अशोक कह रहा है। और आगे कहता है कि नास्ति ही, आगे कहता है इसी अभिलेख में, सो दुकरम यो अधिकरे तलाडस सो दुकरम करोति, जो कल्याण का काम करता है वो अत्यंत कठिन काम करता है। हम अपने जीवन में जो भी हमारा पाथ, जो हमारा पाथे हम चुनते हैं, जो भी रास्ता चुनते हैं, प्रोफेशन चुनते हैं, हर जगह है संभावना है कुछ लीक से हटकर करने की। और आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन में, आगामी जीवन में
जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हों उसके शिखर पर पहुँचें, बढ़िया से बढ़िया करें और समाज को अपना जो आपका उत्तरदायित्व है समाज के प्रति, उसके प्रति सजग और सचेत रहते हुए अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।